Let us now see how to calculate this mass of cooling water required in a condenser. तो बेसिकली इस कंडेंसर में, इस ट्यूब में से जो कूलिंग वाटर फ्लो हो रहा है, इसका मास फ्लो रेट हमें कैलकुलेट करना है। और बेसिक आइडिया ये है इस मास फ्लो रेट को कैलकुलेट करने का कि हम हीट रिजेक्शन बाय द स्टीम एंड हीट एब्जॉर्प्शन बाय दिस कूलिंग वाटर को हम इक्वेट करेंगे, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जितना हीट ये स्टीम रिजेक्ट कर रहा है उतना ही हीट कूलिंग वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, और इन दोनों हीट को हम इक्वेट करेंगे। उस इक्वेशन में से हमें मास ऑफ दिस फ्लोइंग कूलिंग वाटर या कोल्ड वाटर मिलेगा। तो वो करने के लिए, ज़्यादा समझने के लिए, हम पहले चलते हैं अपने TH डायग्राम पे वापस। TH डायग्राम पे ये जो पॉइंट मैंने मार्क कर रखा है TSO, ये चूँकि ड्राई एंड सेचुरेटेड लिक्विड वाले लाइन पे है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एंथैल्पी को हम बोलेंगे HF। जबकि ये जो TSI पॉइंट है, चूँकि ये ड्राई एंड सेचुरेटेड वेपर वाले लाइन पे है, इसके करस्पॉन्डिंग एंथैल्पी कहलाएगा HG। तो हमारे पास दो एंथैल्पी है, HF और HG। मान लेते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ जनरलाइजेशन कि हमारे स्टीम का कंडेंसेशन वेट रीजन से शुरू होता है, मतलब कि जो स्टीम एंटर कर रहा है कंडेंसर में वो पहले से ही वेट स्टीम था। एक जस्ट जनरलाइजेशन के लिए हम ये एज्यूम कर रहे हैं, हालांकि ऐसा हमेशा होता नहीं है। और हमने ये भी देख रखा है कि आइडियल कंडीशन में स्टीम का कंडेंसेशन यहाँ से शुरू होकर यहाँ ख़त्म होता है। तो लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम जस्ट एज्यूम कर रहे हैं कि जो स्टीम कंडेंसर में एंटर कर रहा है वो पॉइंट नंबर 1 से यहाँ से एंटर कर रहा है, जो कि एक वेट रीजन में है। अब चूंकि ये पॉइंट 1 वेट रीजन में है, तो इस पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग जो एंथैल्पी हम कैलकुलेट करेंगे वो एंथैल्पी हम लिखेंगे XHFG। X जो है वो ड्राइनेस फ्रैक्शन है, और हम जानते हैं HFG जो है वो HG माइनस HF की वैल्यू है, जो इनके बीच की वैल्यू होती है। तो ये हमने प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस में सीख रखा है कि वेट रीजन के लिए एंथैल्पी हम XHFG कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक इसी तरह से सिंप्लीफिकेशन के लिए, जनरलाइजेशन के लिए हमने मान रखा है कि स्टीम का कंडेंसेशन जो है वो ड्राई एंड सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे न खत्म होके ये लिक्विड रीजन पे कहीं खत्म होता है। इसका मतलब है कि स्टीम सब कूल्ड हुआ है, कंडेंसेट सब कूल्ड हुआ है। और हम ये मानते हैं कि, मान लेते हैं कि कंडेंसेशन जो है वो इस पॉइंट 2 पे यहाँ पे कहीं रुका। तो इस पॉइंट 2 के करस्पॉन्डिंग एंथैल्पी को डिनोट हम करते हैं H(C) से। C जो है वो कंडेंसेट की एंथैल्पी शो कर रहा है। तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट दैट वाज रिजेक्टेड बाय द स्टीम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन कितना होगा? क्योंकि कंडेंसेशन 1 से शुरू होकर 2 तक कंटिन्यू हुआ, तो 1 से 2 के बीच में जितना भी हीट रिजेक्ट हुआ वो टोटल हीट रिजेक्शन बाय स्टीम था। तो ये हीट रिजेक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमें इतना अमाउंट ऑफ हीट कैलकुलेट करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि इसको, ये जो ब्लू वाली लाइन है, इसको कैलकुलेट करने के लिए टोटल हीट जो हमारे पास था वो A है, और इसमें से टोटल हीट ये कंडेंसेट तक के लिए जो है वो B है। तो ये जितना भी हीट कंडेंसेशन में रिजेक्ट हुआ, मतलब 1 से लेके 2 तक, मतलब ये ब्लू वाली लाइन, इसको अगर हम C बोले तो C की वैल्यू आएगी A माइनस B। तो ये C निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें देखना पड़ेगा A की वैल्यू जो कि HF प्लस XHFG होगी, HF प्लस XHFG, और B की वैल्यू जो कि HC होगी, तो C की वैल्यू होगी HF प्लस XHFG माइनस HC। तो टोटल हीट रिजेक्टेड बाय द स्टीम इज HF प्लस XHFG माइनस HC मल्टीप्लाइड बाई MS। MS मतलब मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम। तो जितना ज़्यादा स्टीम का फ्लो होगा उतनी ज़्यादा हीट हमें यहाँ पे मिलेगी। और ये स्मॉल h डिनोट करता है स्पेसिफिक हीट को, जिसका यूनिट किलो जूल्स पर kg है। तो इसलिए टोटल हीट के लिए हमने यहाँ मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम मल्टीप्लाई कर रखा है। तो ये तो वो अमाउंट ऑफ हीट है जो स्टीम से रिजेक्ट हुआ है। अब ये सेम हीट हम ये मान के चल रहे हैं कि जो फ्लोइंग वाटर है इसने एब्जॉर्ब कर लिया। तो फ्लोइंग वाटर ने अगर हीट एब्जॉर्ब किया है, तो फ्लोइंग वाटर ने कितना हीट एब्जॉर्ब किया है वो उसको हम इससे इक्वेट कर देंगे, और वो इक्वेशन आएगा mCp डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर डिफरेंस, फाइनल टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर एंड इनिशियल टेम्परेचर ऑफ cold water. So T2 minus T1, M is obviously the mass flow rate of cold water, and CPW is specific heat of water. So this is heat lost by steam, and this whole term gives us heat
absorbed by the या heat gained by the cooling water or the cold water. So जब इस इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? अगर हम ये मास फ्लो रेट निकालना चाहते हैं तो हम बाकी के सारे टर्म्स इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएंगे और इस तरफ हमें सिर्फ मास फ्लो रेट ऑफ वाटर मिल जाएगा. तो दिस इज वेरी सिंपल टेक्निक टू कैलकुलेट द मास फ्लो रेट ऑफ कूलिंग वाटर और फ्लोइंग वाटर. लेकिन ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर दिस सरफेस टाइप कंडेंसर. कंडेंसर दो तरह के होते हैं. एक होता है सरफेस कंडेंसर जिसमें स्टीम और कूलिंग वाटर दोनों सेपरेट अलग अलग ट्यूब्स में फ्लो होते हैं. इन दोनों का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है. दूसरा एक कंडेंसर है जेट कंडेंसर. जेट कंडेंसर में हम ये स्टीम के ऊपर में कोल्ड वाटर डायरेक्ट स्प्रे करते हैं. तो यहाँ पे कोल्ड वाटर का डायरेक्ट कांटेक्ट है स्टीम के साथ में. तो इस कंडीशन में अगर हमें मास फ्लो रेट ऑफ कोल्ड वाटर निकालना है, चूंकि ये बदल जाएगा, तो इस कंडीशन में मास फ्लो रेट ऑफ कोल्ड वाटर निकालने के लिए इसी इक्वेशन में बेसिक प्रिंसिपल यही रहेगा. एक बहुत ही माइनर सा छोटा सा चेंज करेंगे और वो चेंज बेस्ड है इस कंसेप्ट पे कि जब हम कोल्ड वाटर डायरेक्टली स्प्रे कर रहे हैं स्टीम के ऊपर में, तो आफ्टर द इक्विलिब्रियम, वंस द इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, ये जो T2 टेम्परेचर है जो कि कोल्ड वाटर का टेम्परेचर है और TC टेम्परेचर दोनों सेम हो जाएगा, क्योंकि ये मिक्सचर हो रहा है और तब तक इनका टेम्परेचर चेंज होता रहेगा जब तक ये इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश ना हो जाए. तो एट द एंड ऑफ द प्रोसेस दिस T2 टेम्परेचर विल बी सेम एज टेम्परेचर TC. तो दैट इज द टेम्परेचर ऑफ कंडेंसेट. तो अगर हम सेम यही एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करें तो मास ऑफ वाटर इक्वल्स टू हो जाएगा मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम, दिस मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम मल्टीप्लाइड बाई HF प्लस XHFG माइनस HC डिवाइड बाई CPW इंटू TC माइनस T1. आप यहाँ नोटिस कर सकते हैं सिर्फ ये T2 की जगह पे TC आया जस्ट बिकॉज T2 इज सेम एज TC. रिमेनिंग ऑल द थिंग्स रिमेन सेम. तो इस तरह से हम मास फ्लो रेट ऑफ कोल्ड वाटर या फ्लोइंग वाटर इन केस ऑफ जेट कंडेंसर कैलकुलेट करते हैं और इन केस ऑफ सरफेस कंडेंसर हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं. अच्छा, एक और चीज़, अगर मान लीजिए कि कंडीशन ये 1 पॉइंट जो है आपको ड्राई एंड सेचुरेशन पॉइंट पे मिलता है, तो इंस्टेड ऑफ दिस HF प्लस XHFG वी हैव टू राइट हियर HG. एंड सिमिलरली if the condensation after the enthalpy of the condensate lies at this dry and saturated liquid line, then we have to replace this HC by HF. So in that case it will be MS into HG minus HF. So nothing to bother, we can use this formula while solving the numericals. So let us now move to the numerical.